वो तो खतरा चाइना से है, उसका तो कभी जिक्र नहीं होता। वो कितना अंदर हमारे मुल्क में आ गया, उसका कभी जिक्र नहीं होता। बस हिंदुस्तान पाकिस्तान, बस यही चल रहा है। आज तक पकड़ा नहीं, अब जासूस ढूंढ रहे हैं। अब जहाँ जहाँ मुसलमान गरीब मिलेगा सब जासूस। इस मुल्क में कहाँ ले जाके छोड़ा इस आदमी ने? ये लैंग्वेज क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री जी को रैली करने का समय है, उनको फिल्म इंडस्ट्री के पास जाने का समय है। क्या किसी हिंदू परिवार से वो मिले जिनकी सुहाग गुजरे? हम वहाँ बैठ के खुशी मना रहे थे कि चलो किस्सा खत्म हुआ, पीए को भी हमारे पास आ गया। मालूम है ट्रम्प ने हुक्म दिया, छड़ भाग गए। मेरे साथ समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, उनसे समझते हैं कि आज जब वो मीटिंग में शामिल हुई हैं वक्फ को लेकर तो क्या कुछ राय है। मैम, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया अलायंस के सांसद और मुस्लिम संगठन लगातार इस कानून के विरुद्ध में आवाज़ उठा रहे हैं। आज आप शामिल हुई हैं, आपका अपना नज़रिया क्या है वक्फ कानून को लेकर और केंद्र सरकार के रवैये को लेकर? देखिए, सदन में उनकी तादाद ज़्यादा थी। उन्होंने हम लोगों के तमाम दलीलों के बाद, तमाम बात रखने के बाद भी उसको पास करा दिया, क्योंकि तादाद थी उनके पास। और हमें उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो ये मांग है हम लोगों की वो पूरी होगी और हम लोग लगातार सड़क से और सदन तक लड़ते रहेंगे। ये बात हमने पहले भी चैनल के ज़रिए से कही और आज फिर दोबारा दोहरा रही हूँ कि हम सब लोग, देखिए, वक्फ कोई मतलब एक भावना है, मतलब जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनकी एक भावना है, उससे बेवजह छेड़छाड़ की जा रही है। और जो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो एक ये मज़हब के नाम पर दोहरा व्यवहार किया जा रहा है वो सही नहीं है। मैम, आज पीएम मोदी का बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि मेरी रगों के अंदर सिंदूर, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। इस बयान को आप कैसे देखती हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर से चेताया है। ऐसे कहना नहीं चाहिए, वो सिंदूर की कीमत को क्या जाने, तो कहना नहीं चाहिए मुझे। माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो सिंदूर की कीमत को नहीं समझा उन्होंने कभी भी। और अब भी जिस तरह से सब ये हुआ है, ये एक अमेरिका के इंटरवीन करने के बाद एकदम ही सरेंडर कर जाना, ये एक मतलब एक मतलब कायरता का परिचय है। हमले से लेकर सीज फायर तक आप केंद्र सरकार के रवैये और जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हम जीत कर हार गए? देखिए, मैं तो इसे दुखद ही कहूँगी, अफसोसजनक ही कहूँगी। पूरे जो हुआ है, जो पहलगाम में हुआ, वो बिल्कुल लापरवाही का पूरे नतीजा है कि जहाँ 26 लोगों को, जहाँ हज़ारों की तादाद में देशी विदेशी जो सैलानी आते हैं रोज़ाना, वहाँ एक भी पुलिसकर्मी की ड्यूटी ना होना, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और फिर उसके बाद जो भी सब जिस तरह से भी हुआ है, ये मैम, बीजेपी के पूर्व जो नेता हैं वो तक ये कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, इसीलिए बीजेपी हर मुद्दे को भुनाने का कोशिश करते और ये भी एक तरीके का वही है। तो ये तो कहने वाली बात ही नहीं है। कभी राम मंदिर के निर्माण को जो है वो मुद्दा बनाया गया, कभी अब पहले भी 19 में भी एक हादसा हो गया था और अभी भी हुआ है, तो सब ये भुनाया तो जा ही रहा है। और मतलब हमें खेद है, दुख है, बहुत ही दुख है कि वहाँ इतने लोगों की जान गई और उनके परिवार के लोगों के सामने गई, जो ज़िंदगी भर भी वो उस लम्हे को मतलब सोच के दहशत में रहेंगे। और ये सब जो हो रहा है, ये सब चुनाव के भुनाया जा रहा है। अब तिरंगा यात्रा निकल रही है, कभी घर घर चावल बट रहे थे, कभी गंगा जल बट रहा है, कभी प्रसाद बट रहा है। बस ये क्या तरीका है? कभी तरक्की की कोई बात नहीं हो रही। भाई, कहाँ कॉलेजेस बनने चाहिए, कहाँ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, कहाँ हॉस्पिटल्स बनने चाहिए। आज भी हमारे मुल्क में डॉक्टर्स की कमी है, लोगों को दूर दूर अभी भी पढ़ने जाना पड़ रहा है, ख़ासतौर से लड़कियों को बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो इन चीज़ों पे समझने की, सोचने की ज़रूरत है। और ख़तरे की बात जहाँ तक है, वो तो खतरा चाइना से है, उसका तो कभी जिक्र नहीं होता। वो कितना अंदर हमारे मुल्क में आ गया, उसका कभी जिक्र नहीं होता। बस हिंदुस्तान पाकिस्तान, बस यही चल रहा है। मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ, क्योंकि आप जिस सूबे से आते हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो सीधा कहते हैं कि वक्फ के नाम पर 1 इंच भी कब्जा हम नहीं होने देंगे। देखिए, संशोधन, जब वक्फ का बिल जैसे ही सदन में हुआ, उसी दिन उन्होंने मतलब अभी राष्ट्रपति से भी उसका अप्रूवल नहीं हुआ और उसी दिन उन्होंने कार्रवाई की मांग कर दी। तो ये तो जो उनकी सोच है, जो उनकी मंशा है, जो उनकी विचारधारा है, वो सामने आ रही है। क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इस कानून के जरिए?
इसमें कुछ कहने वाली बात लगती तो नहीं है। ठीक, धन्यवाद मैम। पीएम मोदी ने आज ऑपरेशन सिंदूर पर लंबा चौड़ा भाषण भी दिया है। मोदी जी कह रहे हैं कि उनके अंदर गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले हमारे देश में यूथ लोग रोमांटिसिज्म में कहते थे कि सपनों का सौदागर, कि दिल ले ले दिल देकर, तो सपनों का सौदागर तो बात समझ में आती थी। आजकल लोग मातम का भी सौदा करते हैं। आज के वक्त में जब हमारी बहनों के सुहाग उजाड़े हुए हैं, तो देश में सिंदूर के सौदागर मार्केटिंग के ज़रिए हमारे लोगों के जो जज्बात हैं, भावनाएं हमारी बहनों की, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इस पूरे कैंपेन में हमारे लोग कहाँ पर हैं? प्रधानमंत्री जी को रैली करने का समय है, उनको फिल्म इंडस्ट्री के पास जाने का समय है। क्या किसी हिंदू परिवार से वो मिले जिनके सुहाग गुजरे? क्या ऑल पार्टी डेलीगेशन में, ऑल पार्टी मीट में उनके पास समय है कि वो आके बैठ के चर्चा करें कि चीन और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा खतरा है? एक आखिरी सवाल, बीजेपी के पूर्व जो नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, यशवंत सिन्हा जी ने एक पॉडकास्ट में एक बयान दिया है कि ये सब कुछ जो हो रहा है बिहार चुनाव देखते हुए, चाहे वो बीजेपी की कोई भी रणनीति रही हो। देखिए, समाजवादी पार्टी ये समझती है कि देश का जो स्वाभिमान है वो चुनाव से समझौता नहीं होगा इसका। और सबसे जब हम इंदिरा जी को याद करते हैं, जब हम अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये दो ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अमेरिका को उनकी औकात बता दी है, और एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए, ऐसा कायर प्रधानमंत्री जो अमेरिका के सामने भारत के स्वाभिमान को, भारत के 140 करोड़ लोगों का जो दिल था, जहन था, उसको समझौता करने का काम किया। सर, आज वक्फ को लेकर जो मीटिंग अंदर चल रही है इस्लामिक कल्चर सेंटर में, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया। आप इस मीटिंग के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं, या फिर इस मीटिंग के मायने क्या हैं? देखिए, पूरे देश में औकाफ पे जो कुछ बात की सरकार ने जिस तरह का काला कानून पारित किया है, मुसलमानों में ही नहीं, ईसाइयों में, सिख समाज में, जैन समाज में इस बात का डर और खौफ है कि अगला नंबर हमारा है। क्योंकि मुस्लिम समाज पे सीधे सीधे डायरेक्ट अटैक है, और ये जो पूरी ज़मीनें हैं इस पे सरकार की निगाह है। वो चाहते हैं कि इसको एक्वायर करके देश के कॉर्पोरेट्स को इसको जो है लीज पर दिया जाए। तो IMCR ने और APCR ने मिलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया था। कोशिश ये है कि देश के हिंदू भाइयों को ये समझाया जाए कि ये जो मामला है ये आपके ख़िलाफ़ नहीं है। आपके हर मामले में मुसलमान आपका साथ देता है। आज ऐसा समय है कि जब मुसलमानों पर एक ऑनस्लॉट है, मुसलमानों के डेमोक्रेटिक राइट्स पर जब अटैक्स है, आप साथ दीजिए। मंदिरें, मस्जिदें, गुरुद्वारे, हमारे यहाँ जैन टेम्पल हैं, गिरजाघर हैं, इसके इंतज़ामात का जो कानून है वो देश में कानून है, और सभी धर्मों को, समाज को इस बात का हक़ है कि वो अपने तरीके से अपने भगवान खुदा गॉड की इबादत करें उसको। लेकिन सरकार जो है उसकी पूरी मंशा ये है कि इसको जो है एक्वायर किया जाए। लेकिन सर, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक अहम टिप्पणी आई है कि ये कानून असंवैधानिक है, इस बात को साबित करे मुस्लिम पक्ष, तो क्या शुरुआत से अभी तक जो दलीलें रखी गई हैं उसमें कमज़ोर पड़ गया, या फिर वो सबूत नहीं दे पा रहे? आपको क्या लगता है कि पूरे मामले में क्या मजबूती के सामने आप लोग रखेंगे? देखिए, दो देश में जब मोदी जी देश में एक कानून की बात करते हैं तो दो कानून तो नहीं हो सकता। जैसे हमारे देश में अगर हमारे घरों में कोई डिस्प्यूट होता है ज़मीनों का, ज़मीन का जब डिस्प्यूट होता है तो वो मामला अदालत में जाता है, DM के पास नहीं जाता है। तो अगर कोई डिस्प्यूट वक्फ बोर्ड में होता है तो DM कैसे तय करेगा? और उसके लिए देश में जितने भी ट्राइब्यूनल्स बने हैं, वक्फ का भी अपना ट्राइब्यूनल है, उसमें आप कोई भी पार्टी जा सकती है, अपनी बात को रख सकती है, उसका एक समय सीमा होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने कह दिया कि वक्फ है तो वक्फ है। तो सरकार की मंशा ये थी कि हिंदुओं के बीच में एक सेंसिटाइजेशन, उनके अंदर एक डर पैदा किया जाए, ये तो कहीं भी कब्जा कर लेंगे। तो मकसद सिर्फ यही है सब लोगों को यहाँ इकट्ठा होने का कि जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के, उसका प्रोटेक्ट करने का मामला संविधान का मामला है। देश में दो तरह के कानून नहीं हो सकते। इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी ने, हम लोगों ने कहा है कि हम लोग इसकी भरसक इसका विरोध करेंगे और हम इसको मानेंगे नहीं। देखिए, हमेशा से वो आदमी झूठ बोलता है, लेकिन इतना बेहुदा बयान, मुझे शर्म नहीं आई। जितने दिन झगड़ा रहा, मैं उस वक्त विदेश में था, मैं बराबर देख रहा था दुनिया भर के टीवी को, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, उसकी हैसियत क्या है, लेकिन वो अपनी पार्लियामेंट में अपने लोगों को बता रहा था, झूठ बोल रहा था कि हमने ये कर दिया होगा, पूरा झूठ बोल रहा था, लेकिन आवाम को बता रहा था। ये कहाँ थे? इलेक्शन लड़ा रहे थे।
अरे दुनिया में तुमने क्या, जो 4 लोगों मारे गए आज तक पकड़ा नहीं, अब जासूस ढूंढ रहे हैं। अब जहाँ जहाँ मुसलमान गरीब मिलेगा सब जासूस। इस मुल्क में कहाँ ले जाके छोड़ा इस आदमी ने? ये लैंग्वेज क्या बोल रहा है? तुमको तो खून दौड़ रहा है तुम्हारे अंदर, वो आदमी कहाँ गए बताओ, इस पे बहस करो। कैसे आ गए? उस जालिम जिन्होंने 26-27 खानदानों को ख़त्म कर दिया, वो जालिम, उनको आज तक आप पकड़ नहीं पाए। स्केचेस बना दिए और फिर उसके बाद तमाशे कर रहे हैं। ये इलेक्शन के अलावा इस आदमी के पास कोई ऐसी वो नहीं है। अफसोस है कि इस मुल्क में कोई सवाल नहीं कर रहा है, पार्लियामेंट नहीं बुला रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। इसी किस्म की बेहुदा बयान उसके दिमाग में हर वक्त इलेक्शन रहता है। तो क्या सर ये जो भी आतंकी हमले के बाद हम सीज फायर तक देख रहे हैं, ये सब कुछ सिर्फ चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है? भाई सीज फायर कहाँ हुआ? जीती हुई जंग हम हार के आ गए, ये सीज फायर था? अरे भाई सीज फायर एक 3 दिन और चलते पाकिस्तान ख़त्म था। ऐलान तो बहुत किया था पीओ को ले लेंगे, हम वहाँ बैठ के खुशी मना रहे थे कि चलो किस्सा ख़त्म हुआ, पीओ को भी हमारे पास आ गया। मालूम हुआ ट्रम्प ने हुक्म दिया, छड़ भाग गए। अरे कोई दूसरा मुल्क होता सवाल करता इनसे, और इस तरह का जो बेहुदा बयान दिया इतना शेमलेस है कि किसी प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। देखिए, मजलिस के हम सिपाही हैं और हमारी पार्टी की एक आइडियोलॉजी है कि जब हमारे आंतरिक मुद्दों की बातचीत होती है, हम जमकर अपनी इस लोकतांत्रिक स्पेस में एक लड़ाई लड़ते हैं, संसद से लेकर सड़क तक, सुप्रीम कोर्ट तक। इस वक्त जब वक्फ का मुद्दा चल रहा था, हमने लंबी लड़ रहे हैं। CNRC में भी लड़ाई लड़ी, हर मुद्दों पर प्रमुखता के साथ मुखर आवाज़ बन के एक मजबूत लड़ाई लड़ी। लेकिन जब देश की बात आई, नेशनल ड्यूटी की बात आई, तो हमने कहा सारे मतभेद भुला के अपनी देश की सेना के साथ, अपनी सरकार का साथ देना चाहिए। क्योंकि इस वक्त लड़ाई सिर्फ मॉडर्न वॉरफेयर्स और मिलिट्री की नहीं है, बल्कि वार ऑफ नैरेटिव्स भी है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हो चाहे राष्ट्रीय मीडिया पर हो, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने देश के लिए, अपनी सेना के लिए जितना बेहतरीन नैरेटिव पेश किया है, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के किसी नेता ने ऐसा किया होगा, जिसकी सराहना अभी भी देश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर। और हमने भी यही सीखा, हमने भी यही कहा तमाम जो हमें मीडिया के प्लेटफॉर्म जहाँ भी उपलब्ध। लेकिन हमने इसमें राजनीति नहीं की, हमने इसमें अपना वोट बैंक नहीं देखा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं। वो इस पहलगाम की घटना में जो हमारी बेटियों के सुहाग उजड़े हैं, जिस सिंदूर जो माथे से उजड़ा है, उस पर राजनीति ढूंढ रहे हैं। ये बड़ा शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये नहीं होना चाहिए। एक सभ्य देश के लिए, एक बड़े भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए इस तरह की नज़ीर नहीं पेश करनी। दुनिया की नज़रों से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हम उस वार ऑफ नैरेटिव्स में थोड़ा सा 19 साबित हुए। उसकी वजह है विजय शाह जैसे लोग, उसकी वजह है यहाँ से वो क्या बोलते हैं, मुसलमानों के इस्लामी झंडा जलाने वाले लोग। इन्होंने ये नैरेटिव पेश किया कि देखो मुसलमान कितना भी देशभक्त हो जाए, मुसलमान मुसीबत में कितना भी सरकार का साथ दे दे, जो सरकार बरसों से मुसलमानों को तड़पा रही थी, उसका दमन कर रही थी, उसके अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही थी, आज जब देश की बात आई तो एक सुर में 30 करोड़ मुसलमानों ने सरकार का साथ दिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने आतंकवाद का इतनी मजबूती से खंडन किया है, दिफा किया है। चाहे वो पुंछ के अंदर शहीद होने वाले 2 बच्चे थे, चाहे कारी साहब थे, चाहे जंटू शेख जैसे शहादत पाने वाले हों, या मोहम्मद शहनवाज जैसे हमारे यहाँ से फ़ौज के साथी हों जिन्होंने देश के लिए शहादत। लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी जिन्होंने मंच पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आने के बाद इस पूरे वार ऑफ नैरेटिव्स को इतनी खूबसूरती से, इतनी जाबाजी के साथ, इतनी आर्टिकुलेट वे में जो रखा है, वो जो गर्व का जो पल था
वो धीरे धीरे डिमिनिश होते हुए वो शर्म में बदल गया, क्योंकि इसी देश में विजय शाह जैसे लोग हैं जो कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी बेटी को आतंकवाद के साथ जोड़ दे। वो माइंडसेट है, वो मानसिकता है कि मुसलमान अगर है तो उसको आतंकवाद के साथ जोड़ दो, उसको एक कम्युनिटी को यहाँ से डेमोनाइज करो। अगर इस तरह के घटिया मानसिकता के लोगों के ऊपर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एक राष्ट्रीय पार्टी, एक राष्ट्रवादी पार्टी का दम भरने वाली पार्टी, उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो कोई क्लेम कर सके। सर शर्म से झुक जाना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का। अगर आपके अंदर शर्म होती, नैतिकता होती, तो आप एस्केप रूट नहीं ढूंढ रहे होते कि फलां पार्टी ने ये किया था, फलां पार्टी ने। फिर तुम में और दूसरों में क्या फ़र्क है? तुम क्यों राष्ट्रवादी होने का दम भरते हो? इतनी बड़ी पार्टी, इतने सारे स्टेट में है, एक मंत्री पिद्दी सा अगर आप उसको भगा भी देते, पार्टी से भी निकाल देते हो तो क्या फ़र्क पड़ जाता? कम से कम बेटी के दामन पे जो आँच लगाने वाले, बेटियों के सर को शर्मसार करने वाले, उसको कम से कम यहाँ से सबक तो मिल जाता। लेकिन ऐसी पार्टी, ऐसे पार्टी के नेता कोई नैतिक अधिकार नहीं रखते हैं कि सिंदूर के नाम पर किसी की राजनीतिकरण कर सके। आज जो ये बयान आया है कि हमारे रगों में ये दौड़ रहा है सिंदूर, आप एक बिटिया के माथे की यहाँ से वो चंदन, वो इज्जत, आप उसको राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ा शर्मनाक है। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों में यहाँ से वो एयरफोर्स का वो पोस्टर लगा करके और उसके बाद सेना का अपमान किया जा रहा है। अगर लगाना था तो उन फौजियों की तस्वीरें लगानी चाहिए थी जो वाकई में राफेल उड़ान ले करके और पाकिस्तान के मान में घुस करके आतंकवादियों पे प्रहार करके आए थे। देखिए, कहीं ना कहीं ये शक पैदा करता है। और अगर आप सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के बजाय बिहार जा कर के आप किसी मंच पर शामिल हो जाते हैं और उसको फिर यहाँ से पॉलिटिसाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सेना को भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। हमारे देश में सेना किसी पार्टी की नहीं है, किसी धर्म, किसी पक्ष की नहीं है, सेना पूरे देश की है। तो एक पार्टी का क्रेडिट लेने की कोशिश करना ये भी बहुत गैर जिम्मेदाराना है। एक प्रधानमंत्री के रूप में कम से कम इतनी मैच्योरिटी तो हम समझते हैं कि होनी चाहिए कि ऐसे वक्त में तो आप उसको राजनीतिकरण ना करें।